हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कविता सुपर टेट क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं बीटीसी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट साइंस से विज्ञान, जिसका फर्स्ट लेसन, इसमें 6 लेसन्स हैं। 25 मार्क्स का हमारा ये पेपर आता है और ये फर्स्ट लेसन है साइंस का, सजीव वस्तुएं। तो इसके नोट्स जो हैं वो मैंने प्रिपेयर किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, और इन अध्याय में से ही जो मैंने बेस्ट जो विषय है वो काफ़ी सारी बुक्स में से कंसल्ट करके बनाए हैं। तो आप ये पढ़िए ध्यान से। फर्स्ट लेसन है सजीव वस्तुएं। तो सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, क्वेश्चन आ सकता है। 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं देखिए साइंस में, और तो इन्हीं के बीच में से ही क्वेश्चन बनते हैं, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सजीव वस्तुएं वे होती हैं जो जीवित होती हैं। इनका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म संरचना या इकाई से होता है, जिसे कोशिका के रूप में जाना जाता है, जिससे ऊतकों का निर्माण होता है। ये विभिन्न ऊतक अंगों के रूप में संयोजित होते हैं। ये सभी अंग जब एकीकृत इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं, जिसे अंग प्रणाली कहा जाता है, सजीव कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, पौधे, कीड़े, पक्षी, जानवर आदि। निर्जीव वस्तुओं का तात्पर्य उन वस्तुओं से है जो जीवित नहीं हैं, जीवन का कोई विशेष गुण जैसे प्रजनन, वृद्धि एवं विकास, श्वसन, अनुकूलन, गति आदि नहीं करते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, चमड़ा, कपास, पेन, मेज आदि। तो सजीव और निर्जीव वस्तुओं के मध्य में अंतर, ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है कि अंतर बताइए सजीव और निर्जीव में। तो ये अंतर आप बता देंगे। अगर आपको सजीव और निर्जीव वस्तुओं का पता ही चल गया है तो इन्हीं में से ही अंतर एक एक पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। उसके बाद है प्राकृतिक वस्तुएं कौन सी होती हैं। प्राकृतिक वस्तुएं जिन वस्तुओं को प्रकृति हमें निःशुल्क प्रदान करती हैं तथा जिनका प्रयोग हम उनमें बिना कोई परिवर्तन किए कर सकते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मिट्टी, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा आदि। प्राकृतिक वस्तुओं का वर्गीकरण 2 भागों में किया जा सकता है। प्राकृतिक वस्तुओं का वर्गीकरण 2 भागों में किया जा सकता है। अब प्राकृतिक वस्तुएं वो 2 प्रकार की होती हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नवीकरणीय संसाधन होते हैं समाप्त ना होने वाली वस्तुएं। ये संसाधन असीमित होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, वायु, मिट्टी। और अनवीकरणीय संसाधन समाप्त होने वाली वस्तुएं, जो समाप्त हो जाती हैं। तो वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित होता है तथा जिनका निर्माण होने में बहुत अधिक समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे वन, जीव जंतु, खनिज, जल, कोयला तथा पेट्रोलियम। इनको यूज़ कर लिया एक बार तो ये ख़त्म हो जाती हैं वस्तुएं। नवीकरणीय, समाप्त ना होने वाली, यानी जैसे सूर्य का प्रकाश है वो हमें मिलता रहता है, लगातार मिल रहा है, वो नहीं ख़त्म होता। उसके बाद है मानव निर्मित वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा स्वयं अपनी बुद्धि एवं कौशल के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। जैसे मानव निर्मित है ये, प्लास्टिक है, साबुन है। तो प्लास्टिक के लिए एक मुख्य बात है क्या कि एथीन गैस के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि किसके बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है, तो एथीन गैस है उसका आंसर। साबुन वनस्पति तेल और कॉस्टिक सोडा की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप तैयार होता है। उसके बाद है मॉडल या चार्ट, ये भी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। कंप्यूटर है, खाने का सोडा है जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और इसका सूत्र, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, NaHCO3 है इसका सूत्र। पौधों और जंतुओं में समानताएं क्या है, पौधों में भी जंतुओं में भी, कि दोनों भोजन ग्रहण करते हैं, गति करते हैं, दोनों श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, संवेदनशील होते हैं, वृद्धि करते हैं। पौधे और जंतुओं में समानताएं, यही इनमें विभिन्नताएं भी हो सकती है। भोजन की, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो जंतु इनसे, पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पौधे
जो है एक जगह पर रहकर गति करते हैं, जैसे हवा में लहराना, और जंतु एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। श्वसन, पौधे श्वसन करते हैं, लेकिन उसमें जो प्रक्रिया होती है यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि हम जंतु मानव क्या करते हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और इसमें फिर है प्रजनन, के दोनों प्रजनन करते हैं अपनी जैसी अपने जैसी जाति प्रजाति जो है वो पैदा करते हैं। और उत्सर्जन, के पेड़ पौधों से पत्तों का गिरना वो उत्सर्जन है। जंतु द्वारा मल मूत्र त्यागना वो उनका उत्सर्जन है, पसीना आना जैसे। और संवेदनशीलता, पौधों में संवेदनशीलता होती है, जैसे छुई मुई के पौधे को छुआ तो वो अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है। तो जंतुओं में भी संवेदनशीलता होती है, वो तो रोकर या चिल्लाकर बता सकता है, लेकिन पौधे जो हैं वो अपनी संवेदनशीलता उनमें मंद कह सकते हैं। संवेदनशील तो होते हैं लेकिन कई बार वो नहीं चिल्लाते जैसे कि। तो ये अंतर भी हो सकता है, ये अंतर भी हो सकते हैं यही पॉइंट्स, और यही समानताएं भी हैं। और वृद्धि दोनों करते ही हैं, पौधे भी और जंतु भी। और उसके बाद है अनुकूलन। क्या होता है अनुकूलन? वह विशिष्ट गुण होता है जो किसी पौधे या जंतु को किसी विशेष जगह या निवास स्थान में रहने के योग्य बनाता है। प्रत्येक सजीव जिस परिसर और वातावरण में रहता है उससे समन्वय स्थापित करने के लिए, यानी उसके साथ समायोजित होने के लिए, उसके शरीर के अंगों में और जीवन यापन की पद्धति में समय अनुसार घटित होने वाले परिवर्तनों को अनुकूलन कहते हैं। क्वेश्चन आता है बहुत बार, अनुकूलन किसे कहते हैं? पौधों में अनुकूलन कैसे होता है? जलीय पौधों में अनुकूलन, तो जलाशय में पाई जाने वाली वनस्पतियों में से कुछ वनस्पतियों की जड़ें जलाशय के तल की मिट्टी को दृढ़ता से पकड़े रखती हैं। उनके तने पानी में डूबे हुए होते हैं तथा पत्तियां, फूल पानी पर तैरते रहते हैं। कमल, जलकुंभी जैसी वनस्पतियों के डंठल कोमल, खोखले और लचीले होते हैं। अधिकतम जलीय वनस्पतियों की पत्तियों और तनों जैसे अंगों पर मोम युक्त पदार्थों की पतली परत होती है। इन पौधों की पत्तियां संकरी रिबन जैसी पतली होती हैं जो कि पानी का तेज बहाव सहन कर सकती है। तो जलीय पौधे कैसे अनुकूलित रखते हैं अपने आप को कि इनके जो पत्तियों पर मोम युक्त पदार्थ यानी चिकना पदार्थ होता है जिसपे पानी कम ही ठहरता है, तभी तो ये वहीं पर उग सकते हैं, रह सकते हैं। जलीय यानी कि पूरे समय जल में। कुछ पौधे हैं जो आप जल में डुबो कर रखे ख़राब हो जाएंगे, लेकिन जल में भी पौधे होते हैं तो वो अपने आप को अनुकूलित करते हैं। उसके बाद है मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पतियों का अनुकूलन। रेगिस्तान में भी वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो रेगिस्तान की वनस्पतियों में पत्तियां नहीं होती या वे सुई की तरह छोटी या कांटों में रूपांतरित हो जाती है। इस रचना के कारण उनके शरीर द्वारा बहुत कम पानी, क्योंकि वहाँ पे पानी कम पाया जाता है, तो कम पानी वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। पानी व भोजन के संग्रह के कारण तना जो है उनका मांसल बनता है, उनका तना मोटा होता है। पत्तियों के अभाव के कारण तनों में प्रकाश संश्लेषण होता है, पत्तियां नहीं होती तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वैसे पत्तियों में से होती है, लेकिन जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ की पत्तियां नहीं हैं उसमें, तो वो तना करता है वैसा कार्य प्रकाश संश्लेषण का, इसीलिए वे हरे भी होते हैं। इनकी जड़ें पानी खोजने के लिए ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाती हैं। इन पौधों की जो जड़ें होती हैं मरुस्थलीय प्रदेशों के, जैसे नागफनी, कैक्टस आपने देखा भी होगा। उसके बाद है टैगा प्रदेश, हिम प्रदेश, जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। हिम प्रदेश में पौधे अनुकूलन, वहाँ पे भी पौधे पाए जाते हैं, बर्फ़ पड़ती है तो। हिम प्रदेश की वनस्पतियों में प्रमुख रूप से देवदार, चीड़ जैसे सूचीपर्णी वृक्षों का समावेश होता है। उनका आकार शंकु जैसा होता है, शाखाओं की रचना अवरोही होती है। शंकु के आकार के कारण इन पौधों पर बर्फ़ नहीं जमती। शंकु यानी कि कोन के आकार की होती हैं, नुकीली इस तरह से कि बर्फ़ उन पर गिरती है लेकिन वो फिसल कर नीचे गिर जाती है, बर्फ़ जम नहीं पाती उन पत्तियों पर। तो इस तरह से अनुकूलित रखते हैं अपने आप को। मोटी छाल के कारण वे ठंड में भी निर्वाह कर सकते हैं, उनकी छाल मोटी होती है। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय यानी कि जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, वर्षावनों में पौधे अनुकूलन कैसे होगा? इनकी पत्तियों की कोमल त्वचा
एवं नुकीलापन पानी को रुकने नहीं देता, जिससे पौधों पर बैक्टीरिया और कवक नहीं लगते। इनकी जड़ें ज़मीन में कम अंदर तक होती हैं, जिससे ये मिट्टी के ऊपरी सतह से ही पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है भोजन ग्रहण के लिए कैसे अनुकूलित करते हैं ये। सामान्यतः सभी वनस्पतियां स्वयं पोषी होती हैं, अपना खाना जो स्वयं बनाते हैं वो स्वयं पोषी होते हैं, परंतु अमरबेल जैसी वनस्पतियां परपोषी होती हैं, यानी वो दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करती है, खुद नहीं बनाती। अमरबेल में पत्तियां नहीं होती, इसीलिए वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, क्योंकि भोजन बनाने का कार्य पत्तियां करती हैं वनस्पति में। परंतु इसमें अन्य वनस्पतियों के तनों से, जो अन्य वनस्पति होती है उनके तनों से ये पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए अवशोषक इनमें जड़ें होती हैं, ऊपर ही दिखाई देती हैं। जो फफूंदी में पर्णहरित नहीं होता, इस कारण उनमें प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता। तो वो कैसे करते हैं, अपने आप को भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? वे रोटी या डबल रोटी पर, जैसे आपने देखी है फफूंदी लग जाती है, जैसे कार्बोज पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करती है। जिस जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है पौधों को, तो जहाँ पे जिस ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियाँ, जैसे वीनस फ्लाईट्रेप, ड्रोसेरा, घटपर्णी, ये नाम याद रखेंगे आप वनस्पतियों के। ये कीटकों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करती है। उसके बाद है जंतुओं में अनुकूलन। अभी आपने पढ़ा था पौधों में, अब है जंतुओं में अनुकूलन कैसे होता है। कुछ एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं जंतु। एक कोशिकीय जंतु कौन से होते हैं? जिन जंतुओं का शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है, वे एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ये नग्न आँखों से, यानी नंगी आँखों से इनको नहीं देखा जा सकता, नहीं दिखाई देती है, तथा नम जलीय वातावरण में ये पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये एक कोशिकीय हैं जंतु। उसके बाद है बहुकोशिकीय, जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, वे बहुकोशिकीय होते हैं। ये जो है नग्न आँखों से दिखाई देते हैं, जैसे हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेंढक, मनुष्य आदि, ये बहुकोशिकीय जीव हैं। उसके बाद है अकशेरुकी जंतु। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, अकशेरुकी जंतु, कशेरुकी जंतु कौन से होते हैं? अकशेरुकी जंतु ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड नहीं पाया जाता, उन्हें अकशेरुकी जंतु कहते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, केंचुआ, तिलचट्टा आदि। कशेरुकी जंतु होते हैं जिन जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें कशेरुकी जंतु कहते हैं, जैसे मछली, मेंढक, पक्षी, गाय आदि। उसके बाद है अंडयुज। अंडयुज होते हैं, अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं, जैसे मछली, मेंढक, छिपकली, पक्षी आदि। जरायुज, बच्चे देने वाले जंतुओं को जरायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, चूहा, खरगोश, गाय आदि। जलीय जंतु, जल में रहने वाले जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं, जैसे मछली। और वायवीय जंतु, वायु में उड़ने वाले जंतुओं को वायवीय जंतु कहते हैं, जैसे पक्षी। स्थलीय जंतु, स्थल पर रहने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी आदि। उसके बाद है उभयचर जंतु, जो जल और स्थल दोनों स्थानों पर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं, जैसे मेंढक, कछुआ आदि। इंपॉर्टेंट है, ये सुनिए ध्यान से। मछली की त्वचा पर शल्क तथा शरीर पर तैरने की सहायता के लिए पर होते हैं। श्वसन के लिए नाक की जगह गलफड़े होते हैं मछली के। मेंढक, बत्तख आदि के पैरों की उंगलियों के बीच पर्दे होने से वे पैरों का चप्पू की तरह उपयोग करते हैं। बत्तख, जलमुर्गी जैसी पक्षियों के पंख और पर तैलीय होने के कारण पानी उन पर से फिसल जाता है। पानी में रहने पर मेंढक त्वचा, वेरी इंपॉर्टेंट, पानी में रहने पर मेंढक त्वचा से सांस लेता है, त्वचा द्वारा श्वसन करता है, और जब वो ज़मीन के ऊपर होता है तो वो फेफड़ों से सांस लेता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट लेसन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका विज्ञान का। और ये इसमें मैंने जो है सारी चीज़ें कवर की हैं। आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये सारी एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी होगी। इनके नोट्स बना सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। तो
आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।